नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस अजमेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज है 28 दिसंबर 2023 और आज से रिलेटेड जो भी करंट फैक्ट्स बनते हैं इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला फैक्ट ये है कि हाल ही में भारत का पहला एआई शहर किसको बनाया गया, तो ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उसे भारत का पहला एआई शहर, एआई सिटी घोषित किया गया। विद्यार्थियों, यह इस पहल का जो उद्देश्य है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना है ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य के कार्यबल की घोषणा की जा सके। तो ये एआई शहर बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए आईटी और आईटीज के मुख्य क्षेत्रों के रूप में पहचान भी की है। तो कौन सा शहर को एआई शहर घोषित किया गया है, प्रश्न ऐसा बनता है विद्यार्थियों, तो उसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आप जानते हैं गोमती नदी के किनारे है। देखिए, आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में स्टैटिक पॉइंट के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कल के वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर ली थी। अगर आपको उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल से जानना है तो कल का लेक्चर आप अच्छी तरीके से सुनिए, उसमें पूरा स्टैटिक पॉइंट और 2023 में कब कब उत्तर प्रदेश चर्चा में रहा था उसके बारे में बड़ा डिटेल से समझाया गया है। साथियों, आज का जो प्रश्न है दूसरा, हाल ही में वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो नया अध्यक्ष किसको चुन लिया गया है? वासुदेव नानी को चुन लिया गया विद्यार्थियों, जिनका विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर है। कौन सा है? अजमेर उत्तर है। देखिए, ये कौन सी विधानसभा के अध्यक्ष बने? 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। इससे पहले अभी आपको पता है 16वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, 5 राज्यों में एक साथ हुए थे और राजस्थान के जो सीएम बनाए गए विद्यार्थियों, भजनलाल शर्मा जी को बनाया गया। तो अभी जब 16वीं राजस्थान विधानसभा में जब चुना गया इनको, तो सर्वसम्मति से चुना गया, निर्विरोध चुने गए विद्यार्थियों, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ, सभी दलों ने इनका सपोर्ट किया। वासुदेव नानी अजमेर उत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं और इससे पहले भी ये कई बार विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। जैसे जब ये शिक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है, जब शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया है तो स्कूलों में विद्यार्थी जो सरस्वती वंदना होती है, सरस्वती माता की, जो हम सुबह सुबह जाते हैं स्कूल में प्रार्थना करते हैं वो, और उसके साथ ही जो सूर्य नमस्कार होता है उसको अनिवार्य करने जैसे विवादास्पद निर्णय भी इनके द्वारा उस समय लिए गए थे जब ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अब राजस्थान स्टेट चर्चा में आ जाता है, तो ये रहा राजस्थान, राजस्थान स्टेट ये रहा विद्यार्थियों। अब आपसे पूछा जाए राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो राजस्थान देखो, एक तो पंजाब के साथ सीमा साझा कर रहा है, दूसरा यूपी के ये हरियाणा है, हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, इसके अलावा यूपी के साथ सीमा साझा करता है, एमपी के साथ सीमा साझा करता है और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। और ये देखो, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो अर्थात एक देश और 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है विद्यार्थियों। 5 राज्य कौन कौन से? कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा करता है, किसके साथ नहीं करता है। तो आज राजस्थान से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट है विद्यार्थियों, उनको भी हम जान लेते हैं, हालांकि बहुत बेसिक होता है ये सब कुछ। देखो, राजस्थान की जो गठन या स्थापना की बात करें हम, तो विद्यार्थियों 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए एक दो शब्दावली और आती है, एक तो राजस्थान दिवस आता है, एक राजस्थान स्थापना दिवस आता है। तो राजस्थान दिवस तो प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान दिवस की बात करें तो कब बताना आपको? 30 मार्च। लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को ही हुई थी। यहाँ की जो राजधानी है वो जयपुर है। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम बनाए गए हैं वो बीजेपी पार्टी के भजनलाल जी शर्मा जी को बनाया गया है। और इससे पहले अशोक गहलोत हुआ करते थे जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। वो इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए विद्यार्थियों, एक तो दिया कुमारी को बनाया गया और एक प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया। यहाँ के जो राज्यपाल है वर्तमान में उनका नाम कलराज मिश्र है। यहाँ से लोकसभा की सीटें 25 जाती है, राज्यसभा की सीटें 10 जाती है और राजस्थान के समकक्ष ही विद्यार्थियों 10 उड़ीसा की भी राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ विधानसभा की सीटें 200 है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, अर्थात केवल विधानसभा यहाँ पाई जाती है, वो विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। आगे देखें, और यहाँ पे जिले कितने हैं विद्यार्थियों? तो जिले वैसे तो पहले 33 हुआ करते थे, लेकिन कुछ जिले और बना दिए तो 50 हो गए थे विद्यार्थियों।
50 के बाद में जब लास्ट में जब चुनावी घोषणा हो रही थी तो उस समय 3 जिलों की घोषणा और कर दी थी, तो ऐसे करके 53 हो जाते हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो 50 ही है। 3 की केवल घोषणा हो रखी है, आधिकारिक रूप से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, अगर यहाँ के राज्य पशु का बात करें तो राज्य पशु चिंकारा होता है, पक्षी गोडावण होता है जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बीक के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ का जो राज्य वृक्ष खेजड़ी है, और राज्य पुष्प रोहिड़ा होता है विद्यार्थियों। यहाँ की राजस्थान की जो राजभाषा है, राजकाज की जो भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। और यहाँ का जो वाहन अक्षर होता है वो आरजे होता है। क्या होता है? आरजे होता है। क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर विद्यार्थियों भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान ही है। और कब से है? जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 को, तब से राजस्थान पहले नंबर पे आ गया। उससे पहले एमपी आया करता था विद्यार्थियों। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये बता दिया। राजस्थान दिवस कब आता है? तो 30 मार्च को आता है, बल्कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ के जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा, और इसके अलावा ये दूसरी महिला बनी विद्यार्थियों। इससे पहले 2009 में कुशल को सिंह भी राजस्थान की पहली मुख्य सचिव बन चुकी। महाधिवक्ता एमएस सिंह भी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष वर्तमान में वो कौन है? संजय सोत्रिय जी है। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है। राज्य में निर्वाचन आयुक्त कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। विधानसभा स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी। और इससे पहले कौन थे? डॉक्टर सीपी जोशी थे विद्यार्थियों। सीमा बता दी मैंने, 5 राज्यों और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। जनसंख्या घनत्व 200 है प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 928 है प्रति 1000 पुरुष पर। इस प्रकार ये फैक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और अगला जो पर्सन है विद्यार्थी वो क्या है कि हाल ही में विद्यार्थी थोड़ा पर्सनों का जो नंबर है इसमें थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इसमें आप ज्यादा टेंशन ना ले। नंबर है तो देखिए, हाल ही में रघुराम राजन की पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड को लॉन्च किया गया। तो विद्यार्थियों ये रघुराम राजन जो कि आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर थे। कौन से नंबर के? 23वें नंबर के गवर्नर थे। इन्होंने, रघुराम राजन जी और रोहित लांबा, इन्होंने मिलकर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? ब्रेकिंग द मोल्ड, यानी कि भारत के आर्थिक भविष्य की पुनः कल्पना की गई है। इस बुक में बताया गया, काफी कुछ जानकारी मिलती है। तो ये आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर थे। आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी है। और कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। और जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, उस समय उर्जित आर पटेल हुआ करते थे। आरबीआई का नाम सुना होगा आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इस पुस्तक का पूरा नाम देखें तो विद्यार्थियों, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर, ये बताई दिया मैंने आपको सारी बातें इसके बारे में। और ये भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं विद्यार्थियों। इनकी अन्य पुस्तक की बात करें तो आई डू व्हाट आई डू इट है। और इसके अलावा और भी काफी सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। अब कुछ पुस्तक के चर्चा में आ जाती है तो इनको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ब्रेकिंग द मोल्ड तो किसकी होगी? रघुराम राजन जी की होगी। जेबा एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये पुस्तक भी चर्चा में रही थी, हुमा कुरैशी की है। और रेसिलियंट इंडिया, जिसका विमोचन पुष्कर सिंह धामू जी के द्वारा किया गया था। वेलकम टू पैराडाइज, जो पुस्तक थी ट्विंकल खन्ना की है। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु की है। इसी प्रकार थ्रेड बॉय थ्रेड, ये सत्य सरन की है विद्यार्थियों। और दो पलकों की छांव में डॉक्टर हेमा जोशी की है। कश्मीर 3 द पार्टीशन ट्राइलोजी, ये मनरीत सोडी और सोमेश्वर की है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ये विद्यार्थी लीना कुमार की है। और पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट, ये अमृत माथुर की है। आगे देखिए, रिजर्व बैंक चर्चा में आ गया विद्यार्थी, तो रिजर्व बैंक के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। रिजर्व बैंक का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्रीय बैंक भी कहलाता है, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, यानी कि उस समय तो कलकत्ता ही कहते थे पश्चिम बंगाल में, अभी कलकत्ता ना कहकर कोलकाता कहते हैं विद्यार्थियों। तो वहां पर इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। और कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। हालांकि इस ऐसा कोई सेंट्रल बैंक होना चाहिए उसके बारे में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें भी प्रोविजन किया गया था। और जान लेते हैं, अगर इसका हम बात करें राष्ट्रीयकरण कब किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी है जो कि 25वें नंबर के हैं। 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो उर्जित आर पटेल थे विद्यार्थियों। कौन थे? उर्जित आर पटेल।
और जिस समय नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, तो उस समय यही थे। रघुराम राजन जी जो है वो 23वें नंबर के थे। अगर बात करें पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो आर्सबोन स्मिथ थे, लेकिन ये भारतीय नहीं थे विद्यार्थियों। पहले भारतीय जो इसके गवर्नर बने उसका नाम सीडी देशमुख है विद्यार्थियों। क्या है? सीडी देशमुख है। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है, लेकिन इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। और 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन सी जगह पर है? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता और चेन्नई में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय। मुद्रा छापने का अधिकार भी किसको है? आरबीआई के पास ही है। इसके अलावा जो ये मौद्रिक नीति जारी करता है वो उसका अधिकार भी किसके पास है? आरबीआई के पास ही है। भारत में मौद्रिक दरों को मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जारी किया जाता है विद्यार्थियों। और ये मौद्रिक नीति समिति की जब भी बैठक होती है तो इसमें इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? गवर्नर। आरबीआई का जो गवर्नर होता है, जिसे अभी शक्तिकांत दास जी है, तो वो करेंगे। इसके अलावा जो मौद्रिक नीति समिति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी भी कहते हैं इसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका पूरा नाम होता, कमेटी पूरा नाम होता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार के होते हैं। लेकिन जब इनकी बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर ही करता है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको, आरबीआई ने अभी अपनी मौद्रिक नीति जारी की है विद्यार्थियों। मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी के द्वारा जारी की गई है। 5वीं बार इसमें जो रेपो रेट है उसको 6.5 पर अपरिवर्तित रखा है। मतलब 5वीं बार ऐसा रहा है कि जिसमें रेपो रेट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। आप जानते होंगे विद्यार्थियों रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। जैसे आरबीआई डायरेक्ट जनता को लोन नहीं देता, आरबीआई विद्यार्थियों बैंकों को पैसा देता है। तो बैंकों के साथ जो लेन देन होता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। जैसे माना कि आरबीआई ने पीएनबी बैंक को पैसा दिया, तो पीएनबी बैंक किस रेट पर उससे पैसा ले रहा है उसको रेपो रेट कहते हैं। और कई बार पीएनबी बैंक से आरबीआई को लेने की जरूरत पड़ जाती है, या पीएनबी बैंक आरबीआई के पास जमा कराना चाहता है, तो विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट मिलता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट की अपेक्षा कम रहती है। आगे देखेंगे, अभी कुछ फैक्ट लिखे भी हुए हैं। एमपीसी की आर्थिक अनुमानों में वित्त वर्ष 2024 के 7% जीडीपी वृद्धि और 5.4% सीपीआई मुद्रास्फीति शामिल की गई है। अगर बात करें इसमें फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितनी की गई है? 6.25। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75 है। और बैंकिंग रेट की बात करें विद्यार्थी, बैंक रेट कितनी है? 6.75। और फिक्सल रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35%। इसी प्रकार रेपो रेट कितनी है? 6.5%। तो ये याद रखना। तो कई बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का पर्सन बन जाता है, थोड़ा ध्यान रखना विद्यार्थी, इनके बारे में भी आंकड़े हैं। कब कब चर्चा में रहा आरबीआई, तो इस फैक्ट को भी हम जान लेते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले बताया था मैंने कि हाल ही में यूपीआई यानी कि अनफाइड पेमेंट इंटरफेस की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर आरबीआई के द्वारा कितनी कर दी गई? 5 लाख कर दी गई विद्यार्थियों। और ये एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन का एक प्रोडक्ट है विद्यार्थियों। हाल ही में आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तब भी आरबीआई चर्चा में रहा था। अगला फैक्ट है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरा भारत अभियान शुरुआत की। तो मेरा भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय खेल मंत्री है अनुराग सिंह जी, इनके द्वारा की गई है। यह अभियान युवाओं से 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में योगदान देने का आह्वान करता है। इन्होंने कहा कि विद्यार्थी, केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत के लिए लाखों युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और अब समय आ गया है कि भारतीय युवा अपना योगदान दे और संकल्प ले कि 2047 में इसे एक विकसित देश बनाएगा। तो विकसित देश बनाने का संकल्प लेकर हम कब तक विकसित होने की संभावना जताई इन्होंने? 2047 तक विद्यार्थियों कि भारत को विकसित करो कैसे भी करके। अगला जो फैक्ट है, हाल ही में सेबी ने बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है विद्यार्थियों। तो अब बीएसई के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? प्रमोद अग्रवाल जी होंगे। ये अभी मंजूरी किसने दी है? सेबी के द्वारा। तो जैसे आपने बीएसई का नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम आपने सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम आपने सुना होगा। तो बीएसई, एनएसई ये और सेबी, इन तीनों के बारे में भी हम कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। इससे पहले प्रमोद अग्रवाल जी कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं।
इनकी नियुक्ति 17 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी विद्यार्थी, क्योंकि इससे पहले काम कौन कर रहे हैं, एसएस मुंद्रा जी काम कर रहे हैं, ये एसएस मुंद्रा जी के जगह लेंगे विद्यार्थियों। और जिनको नियुक्त कब किया था, मई 2022 से एसएस मुंद्रा जी इसमें सेबी में काम कर रहे हैं। अब सेबी संगठन चर्चा में आ गया तो सेबी के बारे में जान लेते हैं, कई बार पूछा जाता है सेबी का पूरा नाम। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड होता है। सेबी की स्थापना की बात करें तो 1988 में हो गई थी, लेकिन इसने प्रॉपर तरीके से काम करना चालू कब किया था विद्यार्थियों, तो 12 अप्रैल 1992। हेडक्वार्टर की बात करें, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ, तो मुंबई महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है विद्यार्थियों, वो कौन है, तो माधवीपुरी बूच। कौन है, माधवीपुरी बूच, यानी कि प्रथम महिला है। पूर्णकालिक सदस्य इसके अनंत नारायण, एस के मोहती, अश्विनी भाटिया और अनंत बरुआ है। अब बीएससी चर्चा में आ गया विद्यार्थियों, तो बीएससी के बारे में हम कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हो गई थी विद्यार्थियों। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। इसके संस्थापक प्रेमचंद रायचंद्र को माना जाता है, जो कि कपास के बहुत बड़े व्यापारी थे। और इसके अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल जी को बना दिया गया है, जो कि जनवरी से बन जाएंगे। इससे पहले कौन है, एसएस मुद्रा जी है। ये ऐसा माना जाता है कि बीएसई एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो बीएसई एक स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया का कौन से नंबर का है, 10वें का, और एशिया का पहला सबसे पुराना माना जाता है। इसके एक्सचेंज की जो पहुंच है 417 शहरों तक है विद्यार्थियों। और भारत को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में बीएसई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये अपना जो मुद्रा यूज लेता है वो किस रूप में लेता है, भारतीय रुपये के रूप में लेता है। इससे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत स्थायी रूप से मान्यता दे दी गई थी विद्यार्थियों। क्योंकि इसकी स्थापना तो 1875 में होगी थी, जब तो हम अंग्रेजों को गुलाम थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में 1956 में इसको स्थायी रूप से मान्यता दे दी गई। इसका लक्ष्य है वैश्विक कीर्ति की पताका फहराकर प्रमुख भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के रूप में उभरना। और इसका जो बाजार होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, सेंसेक्स। कई बार आप अखबार में पढ़ते हो सेंसेक्स ये रहा, निफ्टी ये रहा, तो निफ्टी इसका नहीं है, सेंसेक्स इसका। तो बीएससी का जो मार्केट है उसको किस नाम से जाना जाता है, सेंसेक्स नाम से जाना जाता है। इसी की भांति एक और होता है एनएससी। क्या होता है, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है विद्यार्थियों। क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसके बारे में जाने विद्यार्थियों, तो यह इसके बाजार का जो नाम होता है वो निफ्टी होता है। क्या होता है, निफ्टी होता है। और ये भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी मुंबई में है विद्यार्थियों। देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बीएसई है वो कहाँ है, वो भी मुंबई में है। और ये एनएससी है तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ, मुंबई में है। और उसकी स्थापना 1875 में हो गई थी, लेकिन इसकी स्थापना 1992 में हुई। कारोबार के लिहाज से, लिहाज है विद्यार्थी, थोड़ा इसमें हो गया। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी विशेष टर्मिनल भारत के 320 शहरों तक फैले हुए। ये देश में आधुनिक और पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करने वाला एक पहला एक्सचेंज था। इसके इंडेक्स निफ्टी में 50 नेशनल इंडेक्स 50 का उपयोग भारतीय पूंजी बाजारों के बैरोमीटर के रूप में भारत और दुनिया भर के निवेशकों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो विद्यार्थियों एनएससी में जो कंपनियां लिस्टेड है वो 50 है। और अगर बॉम्बे वाले में बात करें तो इसमें 30 है। इस कंपनियां लिस्टेड है विद्यार्थियों, तो किसी प्रकार का कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होता है इसमें ज्यादातर। अगला फैक्ट है, आप ये 5 और 6 पे ना जाए क्योंकि आज थोड़ा क्रम चेंज हो चुका है इनका। हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की सबसे अधिक कमाई वाली जो महिला एथलीटों की सूची में विद्यार्थी पीवी सिंधु 16वें स्थान पर रही। कौन से स्थान पर रही, 16वें स्थान पर रही। इस सूची में ईगा स्विटेक जो पोलैंड की टेनिस स्टार है वो पहले नंबर पर रही 23.9 मिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, जबकि भारतीय जो बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु ये 16वें नंबर पर रही और इनकी कमाई 7.1 मिलियन डॉलर आंकी जा रही है। ये 2 बार की ओलंपिक मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय महिला है विद्यार्थियों। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक गेम हुए उनमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। अब फोर्ब्स आया चर्चा में, तो फोर्ब्स क्या है विद्यार्थियों, तो फोर्ब्स एक निजी स्वामित्व वाली प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1917 को हुई थी और न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है, अमेरिका की एक मतलब मीडिया कंपनी मान लीजिए आप। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला
जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई। विद्यार्थियों इंपोर्टेंट कर लेना, पर्सन बनने की संभावना है यहाँ से। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि एयर सफारी क्या होती है। इसमें कुछ नहीं है, हवा में घुमाकर आपको जो हिमालय की वादियां हैं उसमें घुमाया जाता है, वही एयर सफारी है। उत्तराखंड भारत की पहली हिमालय एयर सफारी शुरू कर रहा है, जो कि विभिन्न स्थलों पर जायरोकॉप्टर सवारी के साथ एक अद्वितीय पर्यटन अनुभव प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य हिमालय की चोटियों का एक अनोखा हवाई दृश्य पेश कर के पर्यटन को बढ़ावा देना है। जब आप जैसे अभी जाते हैं तो नीचे से हिमालय को देखते हैं, लेकिन अब हवा में आप अगर इसकी सफारी करेंगे फिर देखेंगे ऊपर से हमारा हिमालय कैसा दिखाई देता है, कैसे पहाड़ पर्वत बर्फ कैसे सारी चीजें आपको दिखाई देगी विद्यार्थी वहां पर। तो इससे क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा ना। उत्तराखंड चर्चा में है तो उत्तराखंड विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ उत्तर प्रदेश से और भारत का 27वें नंबर का राज्य बन गया था। उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं होता था, उस समय इसे उत्तरांचल के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? उत्तरांचल के नाम से जानते थे। लेकिन 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, उत्तराखंड रख दिया गया। और यहाँ पे जो जिलों की संख्या 13 है, सीमा ये नेपाल और चाइना के साथ सीमा साझा करता है, साथ ही में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है। राजधानी की बात करें तो इसकी दो राजधानी है, देहरादून और कौन सी? गैरसैंण। कौन सी है? गैरसैंण है विद्यार्थियों। शीतकालीन राजधानी इसकी देहरादून होती है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होती है, जो कि चमोली जिले में स्थित है गैरसैंण। और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है विद्यार्थियों, वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायरमेंट वाले हैं। वर्तमान लोकसभा सीट यहाँ से 5 जाती है, राज्यसभा की सीटें 3 जाती है और यहाँ विधानसभा की सीटें 70 है। राज्य पशु अल्पाइन कस्तूरी हिरण है, और ये जिसको कस्तूरी मृग भी कहते हैं। राज्य पक्षी हिमालय मोनाल है, राज्य वृक्ष बुरांश है और राज्य के फूल ब्रह्मकमल है। अगर बात करें यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से, तो छपेली लोक नृत्य हैं, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी, ये सारे यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें उत्तराखंड में, तो यहाँ का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है, एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये विद्यार्थी ऐसा कहा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं बोल के रामगंगा नेशनल पार्क बोलेंगे। इसके बारे में बताया जाता है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हो गई थी। जब 1936 में इसकी स्थापना हुई तो इसे किस नाम से जाना जाता था? तो हेली नेशनल पार्क। तो सबसे पहले इसका नाम 1936 में हेली नेशनल पार्क था, फिर उसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा और वर्तमान में इसको रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं। और कौन से राज्य में स्थित है ये? उत्तराखंड में। इसके अलावा और भी यहाँ पर नेशनल पार्क है, जैसे गोविंद राष्ट्रीय पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछा जाए फूलों की वैली तो फूलों की घाटी कहाँ विद्यार्थियों? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में, बल्कि शांत घाटी कहाँ है? केरला में। कहाँ है? केरला में। यहाँ के जैसे प्रमुख दर्रे हैं विद्यार्थी, इन दर्रों के बारे में भी कई बार प्रश्न बन जाता है कि माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, डूंगरीला दर्रा, बालचा दर्रा और घाटरलिया दर्रा, ये सब कहाँ है विद्यार्थियों? ये सब उत्तराखंड में है। ठीक है। और भारत का जो पहला इको ब्रिज खोला गया विद्यार्थियों, वो कहाँ पर खोला गया? तो वो भी उत्तराखंड में खोला गया। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया विद्यार्थियों। देहरादून को ही स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल है वो कौन कौन से? नैनीताल, पिथौरगढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग वगैरह है। यहाँ की अगर प्रमुख झीलों की बात करें हम, यहाँ प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो झीलों में भीमताल झील है, नैनीताल झील है, सप्तऋषि कुंड वगैरह है, नैनी झील है, सात ताल, मामा ताल, ये सब है। यहाँ का वाहन अक्सर होता है यूके। क्या होता है? यूके। उत्तराखंड होता है। विधानमंडल यहाँ पे एक सदनात्मक है, अर्थात केवल विधानसभा पाई जाती है, विधान परिषद नहीं पाई जाती यहाँ पर। अगला जो पर्सन है विद्यार्थियों, वो क्या है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट है उस पर असहमति जताई है। उसमें कहा गया कि 2028 में भारत पर कर्ज जो जीडीपी का 100% रहने के लिए आईएमएफ ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो गलत हैं, हम उसको खारिज करते हैं। इसने ये कहा कि विद्यार्थियों ऐसा अगर हो गया कि जीडीपी के बराबर 100% अगर कर्ज हो गया भारत के ऊपर पर, तो भारत की स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, ऐसा आईएमएफ ने कहा है। लेकिन भारत का जो वित्त मंत्रालय है, भारत की जो वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आंकड़े गलत है, वास्तविक आंकड़े हमारे पास है। तो भारत के वित्त मंत्रालय की जो वर्तमान में मंत्री हैं उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण जी है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी किया कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भारत पर 100% कर्ज का जो अनुमान लगाया है वो गलत है। मौजूदा कर्जा भारतीय रुपयों में है,
इसलिए कोई समस्या नहीं है 2022-23 में कर्जा घटकर 81% हो गया विद्यार्थी। बल्कि भारत के वित्त मंत्रालय का कहना है हमारे ऊपर कर्जा बढ़ा नहीं है, बल्कि हम आंकड़े देखे कुछ वर्षों के तो हमारे आंकड़े घटे हैं, कर्जा ज्यादा नहीं है भारत के ऊपर, ये वित्त मंत्रालय ने कहा है। लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि भारत के ऊपर कर्जा, क्योंकि भारत दिन प्रतिदिन लोन लेता जा रहा है, इसलिए भारत के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। देखिए आईएमएफ संगठन चर्चा में आ गया तो आईएमएफ के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट्स है, उनको जान लेते हैं। आईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, हिंदी में इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, यूनाइटेड ऑफ अमेरिका में। इसकी जो मुद्रा होती है वो एसडीआर होती है। क्या होती है? एसडीआर में इसकी मुद्रा होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं एसडीआर का पूरा नाम। हिंदी में एसडीआर को बोलते हैं विशिष्ट ड्राइंग अधिकार। की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को ही। वर्तमान में इसके मैनेजिंग जो डायरेक्टर है वो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है। इसके सदस्य संख्या 189 है। चीफ इकोनॉमिस्ट या मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर है। इसका पूरा नाम पियरे ओलिवर गोरिंचस। उपाध्यक्ष गीता गोपीनाथ को है विद्यार्थी। ये थोड़े समय के लिए लोन देता है, अगर आपको अधिक समय तक लोन चाहिए तो आपको लोन कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा अगर बात करें हम आईएमएफ की, तो आईएमएफ कब कब चर्चा में रहा? तो हाल ही में आईएमएफ ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए विद्यार्थियों 33.7 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? 6.3% लगाया है। इससे पहले इसने 6.1 लगाया है। और इसके अनुसार देखें तो भारत के ऊपर जो कर्जा है वो कितना होने वाला है? जितनी जीडीपी है उतना ही भारत के ऊपर कर्जा होने वाला है। इसने अनुमान लगाया है अभी हाल ही में, लेकिन इस अनुमान को हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसने खारिज कर दिया। इसके अलावा हाल ही में आईएमएफ के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में वैश्विक विकास में 18% का योगदान देगा विद्यार्थी। यह आंकड़े भी आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया। आईएमएफ तो थोड़े समय के लिए लोन देता है, लेकिन अधिक समय तक लोन कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था है तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक मदद करना। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और वर्तमान में जो इसके हेड है वो अजय बंगा जी है विद्यार्थियों, भारतीय मूल के हैं। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी सिद्धांत पर ये काम करता है। अगला फैक्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया। तो मध्य प्रदेश में तबला दिवस कब मनाया जाएगा विद्यार्थियों? 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि हाल ही में वहां पर तानसेन महोत्सव मनाया गया था। उस समय 1500 तबला वादकों ने एक साथ अपनी प्रस्तुति दी थी। एक प्रकार से रिकॉर्ड ही बनाया था विद्यार्थियों। इसके अलावा हाल ही में पूर्व सेना जो प्रमुख एमएम नरवणे हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा का अनावरण किया विद्यार्थियों। और आपको ये दिखाई दे रहे हैं एमएम नरवणे जी, इनकी आत्मकथा का भी किया है। इस पुस्तक में विद्यार्थी इन्होंने 2020 में जो गलवान घाटी झड़प हुई थी चाइना के साथ भारत की, उसके बारे में इसने विवरण किया है। इसके अलावा प्रमुख आत्मकथाएं हैं, जैसे दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है क्रॉस कॉर्ट। महेंद्र सिंह धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का अनावरण किया अनजोन साक्षी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है बीबी माई स्टोरी। 15 वित्त आयोग जिनका नाम एन के सिंह नंद किशोर सिंह जी है, तो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। इनकी विद्यार्थियों जो पुस्तक है आत्मकथा है वो क्या है? पोर्ट्रेट पोर्ट्रेटिज ऑफ पावर। सोनू सूद की आई एम नो मसीहा। देखिए विद्यार्थियों हालांकि मैंने चश्मा वगैरह लगा रखा है, लेकिन फिर भी मुझे लाइटिंग वगैरह ज़्यादा रहती है स्टूडियो में तो प्रॉपर तरीके से दिखता नहीं है। एक ये सारी चीज़ें मेरी पहले पड़ी हुई रहती हैं तो मैं एक अंदाज से ही बोलता हूँ यहाँ पर। तो आप थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, कोई शब्द वगैरह जैसे जयदीप की जगह जगदीप कई बार बुला के आ जाए तो आपको दिखाई तो दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? ठीक है। देखिए विश्वनाथ आनंद जी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? माइंड मास्टर है। आगे देखिए सुरेश रैना जी की जो वो है वो बिलीव है। इसी प्रकार प्रिंस हैरी की स्पेयर है। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड है। एस सोमनाथन उनकी है नीलावु कुदीचा सिमहंगल, ये मलयालम भाषा में उनकी आत्मकथा है। एमएम नरवाणे की अभी बताया आपको फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी, क्या नाम है इसका? फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी है। इसके अलावा हाल ही में रॉबर्ट एम सोला का निधन हो गया विद्यार्थियों। ये कौन थे? ये नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1987 में। और इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। और ये अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। कहाँ के? अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। अगला फैक्ट है कि हाल ही में यूएई में आयोजित 25वां एशियाई युवा शतरंज चैंपियन, कट गया विद्यार्थी इसमें,
तो इसमें जो हुआ विद्यार्थियों, तो उसमें जो भारत ने कितने पदक जीते, 7 पदक जीते, और 7 में भारत में 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते। अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो एक तो स्वर्ण पदक जीता विद्यार्थियों कियाना परिहार ने, इन्होंने अंडर 8 कैटेगरी के अंतर्गत जीता गया है। और एक गोल्ड मेडल किसने जीता है, हर्ष सुरेश ने जीता है, अंडर 16 कैटेगरी में इनके द्वारा जीता गया विद्यार्थियों। आज का जो मोटिवेशनल कोड है ये है, आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता विद्यार्थियों, बदलाव से बेहतर होता है। तो संयोग कुछ नहीं होता, केवल आप अपने जीवन में बदलाव करते रहिए, आपका जीवन वास्तव में संवर जाएगा। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।